नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे और हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। तो इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग 500 प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को आप देखिए और अपने तैयारी के स्तर को जांचिए कि आप इन प्रश्नों को जान रहे हैं और कौन सा प्रश्न आपके दायरे से छूट जा रहा है। और हम लोग जो ये 500 प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं, उसका ये पहला सेट है, जिसमें से आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और इसमें से पिछले वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसे भी देख लीजिए ताकि उन सवालों को भी आप जान पाएं। आज हम लोग कुछ प्रयास करेंगे फिर से लगभग 50 एमसीक्यू को यहाँ सॉल्व कर पाएं। और ये जितने भी एमसीक्यू सेट 1 में हैं वो 4 चैप्टर से लिए गए हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक एग्जाम में, उससे संबंधित जो भी सवाल है उसको हम लोग यहाँ पे डील करने का प्रयास करें। अगर इन प्रश्नों का बेहतर तरीके से आपको अगर इन प्रश्नों को समझना है तो हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है वीडियो जो है उसको आप पहले देखिए। केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है और उसके बाद इन सवालों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए तो और अधिक सवालों को आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 76 क्वेश्चन नंबर से। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तथा इसका परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉन का संख्या होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, तो जो उसका एटॉमिक नंबर है वही उसका प्रोटॉन का संख्या होगा। तो से आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा 6। नेक्स्ट सवाल है, जब हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब ब्लैंक बनता है। तो त्याग करना यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बोला जा रहा है। प्रोटॉन, यहाँ पे किसी तरह का धनावेशित के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। धनावेशित हीलियम आयन, ऋणावेशित हीलियम आयन और अल्फा कण। तो यहाँ पे आपका जो होगा, हीलियम जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हीलियम धनावेशित हो जाएगा, यानी हीलियम में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर, इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ऋणावेशित कण है, यानी कि उसमें ऋण है। तो बहुत आसान सा सवाल है ये जो है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है वे ऋणावेशित। नेक्स्ट सवाल है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन एल सेल में और 6 इलेक्ट्रॉन एम सेल में उपस्थित है, तो परमाणु में उपस्थित एस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? मतलब ये सब सेल में बताना है कि एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या जोड़ लेते हैं। तो 2 है के में, 8 है आपका एल में और 6 है आपका एम कक्षा में। तो यहाँ पे टोटल जो हो जाएगा आपका 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन को हम लोग सब सेल में अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार सजाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जानते हैं अफबाउ प्रिंसिपल में हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी में हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं और उसका एक तरीका है 1s 2s 2p। इसको डिटेल से आप जानने के लिए हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा जो वीडियो है उसको देखिए, आप बेहतर तरीके से इसको आप समझ पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो पहले एस सब सेल में, फिर 2s सब सेल में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, यहाँ तक में हम लोग का हो जाएगा उम्मीद करते हैं। सबसे पहले 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये सब हम लोग वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। फिर 2s आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर आपका 2p, p में हम लोग जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद 3s आ जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो काउंट कर लेते हैं, 2 2 4, 4 और 6 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेष है। तो 3p, p सेल में 6 जा सकता है लेकिन हम लोग का 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ही। अब यहाँ पे पूछा गया है s सब सेल में कितने हैं, तो 2 2 4 और 2 6। इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। इन सब के बारे में अगर आपको बेहतर तरीके से जानना है तो कृपया करके हम लोगों के द्वारा जो वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है उसे जाके जरूर देखिए, उसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। इसी से संबंधित है आपका बोर मॉडल से एम कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं बोर मॉडल द्वारा यहाँ पे के एल एम एन इस जैसा ऑर्बिट आपके दिए जाते हैं, जिसमें से इसको हम लोग 1 2 3 या 4 सेल के नाम से जानते हैं।
इस सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया था, जिसको हम लोग 2n² के नाम से या इसके फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे m सेल के बारे में बात कर रहा है, यानी m कौन सा सेल है, आपका थर्ड सेल है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो थर्ड सेल है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो उसको इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। 2 इंटू टी का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो 18। नेक्स्ट सवाल है, एक परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हायर या एक तरह से कहते हैं बाहरी ऑर्बिट जो होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दो तरह का हो सकता है, एक जो 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरा जिसके बाहरी सेल में 5 से आपके 7 इलेक्ट्रॉन हो। तो जनरली 5 से 7 वाले जो भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लेते हैं, और 1 से 4 वाले जनरली वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो इस तरह से इसका वैलेंसी जो हो जाता है, इसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इस तरह से यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो संयोजक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो है दूसरे कंपाउंड के साथ संयोजन करते हैं, एक तरह से जुड़ते हैं, और इसी को दो तरह का नाम से हम लोग जानते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या इंग्लिश में इसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे आपके दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद आपका एक नया कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इस तरह से वैलेंसी के तौर पे भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयरन के नाभिक में 26 प्रोटॉन है। Fe2 यानी कि यहाँ पे आपको जानना है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर दिया गया है। आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखिए, जितने प्रोटॉन होते हैं इन जनरल इलेक्ट्रॉन का संख्या भी उतना ही होता है, यानी कि न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन का संख्या भी उतना ही रहना चाहिए। इस तरह से 26 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन हम लोग देखते हैं Fe2 में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 24। आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के नाभिक है। तो हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होते हैं, और ये भी प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा है तो एक ही प्रोटॉन माने चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का तो वेट हम लोग नेग्लिजिबल, लगभग 0 माने चलते हैं। ये न्यूट्रॉन है। हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो इक्वल होता है, लेकिन अगर एनसीईआरटी आप किताब देखिएगा तो यहाँ पे लिखा गया है एग्जैक्ट, अगर इसका फिगर देखिए तो 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है आपका प्रोटॉन का वेट। वहीं पे न्यूट्रॉन का वेट अगर देखें तो 1.674 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है ये न्यूट्रॉन का। तो बहुत कम का डिफरेंस है, यहाँ पे 72 है, यहाँ 74 है। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो न्यूट्रॉन। ये एनसीईआरटी में दिया गया है। अगेन फिर से वीडियो में हम लोग उपलब्ध कराए हैं, वो वीडियो आप देख लीजिए, तो सारा चीज आपको वहां पे पता चल जाएगा। नाभिक के कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, ना ही द्रव्यमान होता है, लेकिन सिर्फ चक्रण होता है, इस 3 आपको देखने को मिलेगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसोन और इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूट्रिनो यहाँ पे होगा। हम लोग जब सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं फर्मियोन्स और बोसोन। यहाँ पे हम लोग जो होते हैं फर्मियोन्स के अंतर्गत हम लोग न्यूट्रॉनों को पढ़ते हैं, और इसमें जो होता है 3 टाइप का न्यूट्रॉनो होता है, और इसमें ना तो कोई आवेश होता है और ना ही कोई द्रव्यमान होता है। अगेन फिर से ये वीडियो हम लोग वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में, तो इसलिए इन्हीं को नोबेल पुरस्कार भी दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन के विरोधी कण एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। निम्नलिखित में वह कौन से 2 बल हैं जो न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल पैदा करते हैं? गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक विद्युत बल, अन्य बल, गुरुत्वाकर्षण नाभिक के बल, स्थिर वैद्युतीय नाभिक के बल। तो इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण नाभिक के बल। कैथोड किरणें हैं अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, विद्युत चुंबकीय तरंग और विकिरण। आपको याद होगा 1897 में जे थॉमसन के द्वारा यहाँ पे आपका एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसको हम लोग सीआरटी ट्यूब के नाम से वहां पे जानते हैं, और यही सीआरटी ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इस तरह से ये जो कैथोड रे है वो इलेक्ट्रॉन है। ऐसे भी कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से इसका आंसर जो होगा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब कैथोड किरण उच्च परमाणु भार वाले परमाणु बिंदु से टकराती है तो उत्पन्न करती है
अल्फा किरण, बीटा और गामा किरणें, एक्स किरणें धनावेशित। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा किरणें। जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तावित किया था जिसे आमतौर पर ब्लैंक मॉडल के नाम से जानते हैं। क्रीम और केक, प्लम और पुडिंग, प्लम और केक, क्रीम और पुडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लम और पुडिंग। इसे और भी नाम से जानते हैं जैसे कि रेजिंग मॉडल कहा जाता है। दूसरा इसको कहा जाता है आपका तरबूज मॉडल। इसमें आप लोग को पता होगा कि तरबूज में जिस तरह से यहाँ पे आपका लाल भाग जो रहता है, इस लाल भाग को प्रोटॉन के तौर पे बताया गया था, और जो यहाँ पे बीच रहते हैं उसको इलेक्ट्रॉन के तौर पे यहाँ पे जे थॉमसन के द्वारा बताया गया था। जो मॉडल आपका फेल्यूर हो गया था, जो रदरफोर्ड के द्वारा इसमें सुधार किया गया। इस तरह से ये आपका आंसर बी हो जाएगा, प्लम और पुडिंग। इसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित निम्नलिखित में किसकी संख्या को बताता है? तो प्रोटॉन की संख्या को, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 29 है, ब्लैंक से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं 29 जो है वो कॉपर है, और कॉपर जो है वो डी ग्रुप से संबंधित। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। क्रोमियम जिसका परमाणु संख्या जो है वो 24 है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ प्रिंसिपल के द्वारा क्या होगा? देखिए, ये जो होता है अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार जनरली ये होना चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप हो जाते हैं जिसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन ना रह के एस में हम लोगों को 1 इलेक्ट्रॉन ही रखना पड़ता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसके अलावा क्रोमियम के अलावा आपको और भी अपवाद यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपकी कॉपर है, ये भी अफबाउ प्रिंसिपल को सीधे सीधे फॉलो नहीं करते हैं। फिर है आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आपके लेड हो गए, मॉलिबेडनम हो गए। ये सब कुछ ऐसे धातु हैं या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके कुछ इस तरह से होते हैं कि ये जो है अफबाउ प्रिंसिपल को सीधे सीधे फॉलो नहीं करते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, अपवाद वाला है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। जनरली हम लोग को लगता है ये आंसर सही है, लेकिन होना चाहिए बी में। एस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं और डी में 5 इलेक्ट्रॉन। आंसर हो जाएगा बी। आदर्श अवस्था में पोटेशियम आयन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है, और 19 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 और ए 2 8 8 और 1। तो अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करते हैं, और इस तरह से ये के प्लस आयन बनाते हैं। इस तरह से ये स्टेबल हो सकते हैं। स्टेबिलिटी के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और के प्लस आयन पोटेशियम की आयन बनाते हैं। अगला सवाल है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बहुत आसान सा सवाल है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? एक प्रोटॉन होता है, एक क्रमांक। निम्नलिखित में किसका परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम से अधिक है? देखिए, यहाँ पे आप तुलनात्मक रूप में आपको पीरियोडिक टेबल जानना होगा में एटॉमिक नंबर कितना होता है, और उसके अनुसार ही ये सवाल आपका बनने वाला है। आगे आने वाला जितने सवाल हैं लगभग इसी तरह के सवाल है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपका 12 है, उसी तरह से नियोन का आपका 10 है, आपका फ्लोरीन का 9 है, सोडियम का 11 है, एल्युमिनियम का 13 है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किसका अधिक है? फिर निम्नलिखित में किसका परमाणु क्रमांक एल्यूमिनियम से अधिक होगा? तो एल्यूमिनियम का भी हम लोग देखें, एल्यूमिनियम पे कितना है आपका 13 है। तो फॉस्फोरस जो हो गया आपका, फॉस्फोरस का आपका 15 हो गया, मैग्नीशियम का आपका 12 हो गया, नियोन का आपका 10 हो गया, और सोडियम का आपका 11 हो गया। तो यहाँ पे आपका फॉस्फोरस जो हो गया ये 15 है, जो कि एल्युमिनियम से ज्यादा है, तो हो जाएगा फॉस्फोरस। फिर यहाँ पे है निम्नलिखित में किसका परमाणु क्रमांक जिंक? देखिए, जिंक आपको यहाँ पे पूछ दिया है, तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 जो है। अब हम लोग देखते हैं बाकी, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अधिक, तो कॉपर का है, अभी देखे थे हम लोग, कॉपर 29 था, क्रोमियम आपका 24 हो जाता है, आयरन आपका 26 हो जाता है, और आपका ब्रोमीन जो होता है वो 35 होता है, 30। इस तरह से यहाँ पे ब्रोमीन जो आंसर सही। के बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका परमाणु क्रमांक आयोडीन की अपेक्षा अधिक होता है? तो सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा आयोडीन। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, पीरियोडिक टेबल आपको देखना होगा थोड़ा सा ध्यान से, के बाद ये सब आंसर आप दे पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस तरह से पीरियोडिक टेबल को भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर जो है यहाँ पे आपका 47 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ब्रोमीन अभी तुरंत देखें 35 है। उसके बाद प्लैटिनम जो है वो 78 है, और जिंक का हम लोग तो जनरली पढ़ते हैं, अभी तुरंत देखे भी थे, 30 है। इस तरह से ये जो है प्लैटिनम जो है आयोडीन से। निम्नलिखित में किसका परमाणु क्रमांक पोटेशियम? ये देखिए थोड़ा सा आसान पूछ दिया। पोटेशियम कितना होता है? 19 अभी हम लोग देखे थे पोटेशियम आयन के संदर्भ में। सल्फर जो होता है
तो सल्फर का होता है आपका 16, क्लोरीन का होता है आपका 17, कैल्शियम का होता है 20, आर्गन का जो हो गया वो अधिक हो गया। फिर अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में किसका परमाणु क्रमांक कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है कैल्शियम के कितना होता है, ये हम लोग देखिए कैल्शियम जो होता है 20 होता है, क्लोरीन जो होता है 17, आर्गन जो होता है 18, सल्फर जो होता है आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा और स्कैंडिनियम जो होता है वो 21 हो जाता है। तो यहाँ पे स्कैंडिनियम हो जाएगा। तो निम्नलिखित में किसका परमाणु क्रमांक क्लोरीन यानी कि 17 की अपेक्षा अधिक होगा। पोटेशियम कितना होता है, तो पोटेशियम अभी हम लोग तुरंत देखे थे कि 19 होता है, सल्फर जो होता है वो 16 होता है, एल्युमिनियम जो होता है वो आपका 13 होगा और फोस्फोरस जो होगा आपका 15 होगा। तो इसका आंसर जो होगा पोटेशियम। एक सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किसका परमाणु क्रमांक कॉपर, कॉपर अभी हम लोग देखे थे कि 29 इसका होता है। उसके बाद आयरन जो होता है 26 होता है, क्रोमियम 24 होता है, जिंक 30 होता है और मैग्नीज जो होता है वो 25 होता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो जिंक हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्नलिखित में किसकी संख्या को प्रदर्शित करता है। फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रोटॉन की संख्या। निम्नलिखित में किसका परमाणु क्रमांक फ्लोरीन की अपेक्षा अधिक है। तो यहाँ पे आपको जानना होगा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बहुत आसान है, 9 दिया गया है। उसके बाद यहाँ सोडियम जो दिया गया है 11 है, बेरिलियम जो है आपका 4 है, उसके बाद नाइट्रोजन 7 है और बोरोन जो है वो 9 से यहाँ पे अधिक पूछा जा रहा है, तो 9 अधिक जो है वो सोडियम का। इसी तत्व की द्रव्यमान संख्या निम्नलिखित में योग होती है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास हम लोग कह सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो एटॉमिक मास किसका वेट होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, केवल प्रोटॉन का। तो हम जानते हैं ए इक्वल टू होता है पी प्लस एन, यानी कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं किसी परमाणु द्रव्यमान की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे सदैव परमाणु क्रमांक से कम, सदैव परमाणु क्रमांक से अधिक, सदैव परमाणु क्रमांक के बराबर, कभी परमाणु क्रमांक के बराबर, कभी उससे अधिक। देखिए इसको अगर आप लोग ध्यान से अगर नहीं देखिएगा तो ये सवाल गलती होने का बहुत ज्यादा चांस होगा। इसका आंसर होगा कभी परमाणु क्रमांक के बराबर, लेकिन ये जो होता है केवल हाइड्रोजन के संदर्भ में, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन रहता है और इसीलिए इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो भी एक ही होता है, एक AMU। लेकिन इसके बाद जितने भी हो गए, जैसे कि इसके बाद हीलियम आता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसके एटॉमिक वेट हो जाते हैं 4AMU। इस तरह से यहाँ पे आंसर हो जाएगा कभी परमाणु क्रमांक के बराबर और कभी उससे अधिक। इस तरह से यहाँ पे किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो परमाणु क्रमांक के बराबर भी हो सकता है और उससे अधिक, लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ बराबर कब होगा, हाइड्रोजन के। इसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, द्रव्यमान संख्या 36 है, तब उसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं अगर परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 36 और आपका प्रोटॉन का संख्या दिया गया है, आपका परमाणु क्रम दिया गया है, क्रमांक। तो जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही नंबर में प्रोटॉन का संख्या होता है और इस तरह से ये न्यूट्रॉन हो गया। अब न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 36 माइनस 70, n इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, ये 9। इस तरह से आंसर हो जाएगा बी 19 हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन उस तत्व के परमाणु भार से संबंधित है जिसका प्रत्येक परमाणु 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन से युक्त है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया है परमाणु भार, आपका यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है परमाणु भार। अगेन फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन प्लस आपके न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, इस तरह से आपका ये 35 हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 और परमाणु क्रमांक 8 है, 2 मोल ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 का द्रव्यमान होगा, ग्राम द्रव्यमान होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को जानना है कि 1 मोल में कितना ग्राम होता है। तो ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो एटॉमिक मास कितना होता है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है एटॉमिक मास यूनिट के अनुसार अगर हम देखें, यहाँ पे दिया भी गया है 16 AMU। अगर इसका 1 मोल ऑक्सीजन के बारे में हम बात करें तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितना हो जाता है, बस ये AMU को आप ग्राम में चेंज कर दीजिए, ये 1 मोल में इसका वेट निकल जाएगा। अब हम लोगों को निकालना क्या है, O2 का 1 मोल, यानी कि यहाँ पे
सॉरी O2 का 2 मोल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग O2 निकाल लेते हैं। O2 में कितना हो जाएगा, तो 16 + 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 32 ग्राम। यहाँ पे 32 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे O2 कितने मोल बोला गया है, 2 मोल, तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 64। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा 64 ग्राम हो जाएगा। हाँ, इस तरह से यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट से आपका सवाल पूछा गया। नेक्स्ट सवाल है, प्लांक्स नियतांक का मान कितना होता है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अर्ग, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा ये 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। ऐसे आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो मैक्स प्लैंक जो है वो एक सिद्धांत दिए थे कि लाइट जो होता है आपका, तो हम लोग को तो पहले से पता था कि लाइट जो होता है वो वेव नेचर दिखाता है, लेकिन इन्होंने जोड़ा था कि वाइब जो लाइट जो है वो पार्टिकल्स नेचर भी आपके दिखाएंगे, और इस तरह से पार्टिकल नेचर दिखाने के कारण इसमें फ्रीक्वेंसी होगा, और इस तरह से जो लाइट निकलेंगे वो एक एनर्जी के पैकेट के रूप में निकलेंगे, और वो एनर्जी जो होगा उसको बताने के लिए फॉर्मूला दिए थे, और यही फॉर्मूला में ये जो H है वो कांस्टेंट है, और यही प्लैंक कांस्टेंट है, और ये जो म्यू है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, वेव का फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से यहाँ पे जितना वेव का फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी होगा, और इस एनर्जी को यहाँ पे इनके द्वारा नाम भी दिया गया था। इसको आप लोग नाम भी सुने होंगे कि ये जो है वो फोटोन कहलाता है, लाइट को फोटोन की एनर्जी के नाम से। ये सब हम लोग वीडियो में चर्चा कर ही चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं देखते हैं, बस रिविजन के टाइप पे यहाँ पे समझने का हम लोग पर्याप्त आंसर। फिर 112 का है, निम्नलिखित में कौन सा कणों के वेग के द्वैती नेचर यानी डुअल नेचर के बारे में बताता है? तो फिर यहाँ पे वही बात हो गया कि जैसे लाइट डुअल नेचर दिखाता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जो है वो डुअल नेचर दिखाता है। क्यों? क्योंकि इसका मास जो होता है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, और ये चीज बताने वाले जो थे वो लुई दे ब्रॉगली करके एक वैज्ञानिक हैं, वही यही जो है इनके बारे में बताया थे कि जैसे अगर लाइट जो है वो वेव होते हुए पार्टिकल हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हुए भी वेव का नेचर दिखा सकता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डुअल नेचर। अगेन इसके बारे में भी हम लोग वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। 113, निम्नलिखित में कौन सा निम्न आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है कि लो फ्रीक्वेंसी किसमें दिया गया है? आपका विजिबल में है, गामा में है, एक्स में है, या पैराबैग्निक यानी जिसको अल्ट्रावायलेट रे के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे निम्न जो होगा आपका ए हो जाएगा। वैसे भी हम लोग अगर हम लोग थोड़ा बहुत देखें तो गामा जो रे होता है वो गामा रे का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है। उसके बाद हम लोग देखें तो एक्स रे होता है, फिर अल्ट्रावायलेट होता है, उसके बाद आपका विजिबल रे होता है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इंफ्रारेड होता है आपका, के बाद आपका माइक्रोवेव होता है, और माइक्रोवेव के बाद आपका रेडियो वेव होता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे लो फ्रीक्वेंसी आपका रेडियो वेव का होता है, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी आपका गामा। तो किसी का भी सवाल पूछ सकता है, आप लोगों को ये सीक्वेंस याद रखना है। किसी एक तत्व के सभी समस्थानिक होंगे, यहाँ आइसोटोप के बारे में बता रहा है। समस्थानिक आइसोटोप के बारे में तो देख लेते हैं 4 ऑप्शन। भिन्न परमाणु क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक जो होता है यानी कि एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, भिन्न होगा। भिन्न परमाणु द्रव्यमान मतलब दोनों अलग होंगे, परमाणु क्रमांक भी और परमाणु द्रव्यमान दोनों भिन्न भिन्न होंगे। ये ऑप्शन तो आपका सही नहीं होगा, इस तरह से ये ऑप्शन तो आपका कट जाता है। डी ऑप्शन भिन्न परमाणु क्रमांक तथा समान परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे परमाणु हम लोग देखते हैं समस्थानिक किसको कहते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं और एटॉमिक मास जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका समस्थानिक। जैसे इसको एक सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन 12 और कार्बन क्या होता है आपका 14 होता है। इसमें देखिए परमाणु संख्या जो होता है वो दोनों का सेम है, लेकिन मास जो होता है वो दोनों का डिफरेंट होता है। तो इस तरह का ऑप्शन हमको ढूंढना है। समान परमाणु क्रमांक, देखिए यहाँ क्रमांक जो हो रहा है वो समान बोल रहा है, परंतु परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, जो हो जाएगा सी ऑप्शन है। देखिए ये जो है दोनों आइसोटॉप। 115 क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियाइड जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं कहलाते हैं, वही क्वेश्चन है समस्थानिक, आंसर ए हो जाएगा। 116 है, किसी तत्व के परमाणु जिनके भिन्न भिन्न परमाणु भार होते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए फिर से यहाँ पे बोला गया है, वही क्वेश्चन को घुमा के रिपीटेड कर दिया गया है कि परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन परमाणु संख्या क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये कहलाएंगे समस्थानिक।
फिर 117 में समस्थानिक के रासायनिक गुण क्या होने चाहिए, तो उनके रासायनिक गुण समान होने चाहिए, क्योंकि यहाँ कार्बन 16 आप कार्बन 14 ले या कार्बन 12 ले, आपका इन दोनों का रासायनिक गुण क्या होगा, समान होगा। रीजन ये है कि दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। यहाँ पे देखिए इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेंगे और दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही रहेंगे, तो रासायनिक गुण जो रहते हैं वो सेम हो जाते हैं, क्योंकि वैलेंस ही दोनों का सेम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 हम लोग देखते हैं। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न, और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, समान। फिर से वही क्वेश्चन को आपको रिपीट कर दिया गया है, घुमा दिया गया है, ये समस्थानिक के बारे में ही दिखाया है, पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ समझिए प्रोटॉन का संख्या और न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न भिन्न कर रहा है, तो कार्बन का जो एग्जाम्पल ले रहे थे यहाँ से ही देख लीजिए आप लोग कि जैसे कि यहाँ पे ये जो 14 आया है किससे आया है, 6 प्लस यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 8 जोड़ दें तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। ये 8 क्या है, आपका न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे 6 प्लस 6 करेंगे, यहाँ 6 क्या है, आपका न्यूट्रॉन है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या चीज चेंज हो रहा है, यहाँ 6 न्यूट्रॉन और यहाँ 8 न्यूट्रॉन, तो वही बोल रहा है न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, भिन्न हो जाए, और प्रोटॉन की संख्या समान रहे। मतलब यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन है, यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन। एक ही टाइप के क्वेश्चन को घुमा फिरा के यहाँ पे पूछा गया है, इसलिए कहा गया है कि केमिस्ट्री जो होता है वो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो सारा प्रश्न आपका बन जाएगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के होते हैं। यहाँ पे बोला है कि अगर कॉपर है और जिंक है, ये दोनों तत्व अलग अलग हैं, तो ये इनके परमाणु कैसे होते हैं, समान परमाणु क्रमांक, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसा यहाँ पे तो संभव नहीं है, समान दोनों का नहीं होगा, नहीं तो दोनों को डिफरेंट यहाँ पे कैसे करते हैं। फिर है भिन्न परमाणु क्रमांक और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं हो सकता है। भिन्न परमाणु क्रमांक और भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन, हाँ तो ये सही है, इसका संयोजकता कुछ अलग होगा, इसका संयोजकता अलग होगा, इसका कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग बनेगा, इसका कुछ अलग बनेगा, और इसका एटॉमिक नंबर भी अलग होगा, इनका भी एटॉमिक नंबर अलग। हम लोग देखते हैं 120 क्वेश्चन है, जिसमें परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो कहलाते हैं समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और अपरूप। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रॉन का संख्या बराबर होगा तो सम न्यूट्रॉनिक होगा। आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि आर्गन जो है पोटेशियम और कैल्शियम कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, समभारिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, इसका एटॉमिक वेट 40 है, इसका एटॉमिक वेट 40 है, और इसका भी एटॉमिक वेट जो है वो 40। इस तरह से यहाँ पे सबके भार बराबर है, इसलिए हो जाए समभारिक आइसो बार के नाम से। तो 122 देखते हैं। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, तो नील्स बोर के द्वारा ये किया गया था। अगला सवाल है, इसी कक्षक में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन में किस प्रकार भेद किया जाता है, कि अगर यहाँ पे ये आपका कोई कक्षा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग भेज सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, आपके पाउली रूल्स के अनुसार दिखाते हैं कि दोनों का डायरेक्शन जो रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे बोलता है चक्रण के क्वांटम संख्या के द्वारा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये जो होता है आप होता है, और इन दोनों का डायरेक्शन कभी भी सेम होता नहीं है। तो इस तरह से यहाँ चक्रण की क्वांटम संख्या के द्वारा यहाँ लोग इसको दिखाते हैं। के बाद है 124, इसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती, यह नियम किसके नियम है, तो यही पाउली नियम, अभी जैसे हम लोग देख रहे थे। इस तरह से ये सारा चीज आपका दिया गया है। जब एक ही कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या होंगे, तो अगेन ये पाउली नियम से ही संबंधित है, विपरीत चक्रण होंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया है, डायरेक्शन से बताते हैं, एक का डायरेक्शन अगर इस साइड है तो एक का डायरेक्शन कभी भी पाउली नियम के अनुसार कहता है कि सेम डायरेक्शन इस तरह से नहीं होगा, और ना ही आपका इस तरह से आप सेम डायरेक्शन, ये दोनों गलत है। आपका जो सही है वो ये इस तरह से ये जो नियम दिया गया है वो पाउली नियम के द्वारा ही यहाँ पे हम लोग जो बढ़ते हैं वो पाउली नियम के अंतर्गत ये इस तरह से हम लोग आज फिर से 50 MCQ सॉल्व करने का प्रयास किए, और यहाँ पे आप लोगों को 50 MCQ के बारे में आपको बताया गया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से जो 25 क्वेश्चन बच गए हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से हम लोगों का 150 सवाल जो होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड बनाएंगे। देखते रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।